नहीं करना हम लोगों को। कुछ नहीं करना, हो गया। स्टार्ट कर दिया। Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. This is your biology mentor Dr. Rajesh Tiwari. Please tell me about audio video quality. आप लोग ऑडियो वीडियो क्वालिटी पे जरा बता दीजिए। ठीक आप लोगों को सुनाई और दिखाई पड़ रहा है ना? पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस पे डिस्कस किया था। और हमने फैक्टर्स बताए थे कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। उसमें बताया गया था कि दो ही बात मेनली ध्यान देना आपको। एक था नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करेगा तो रेडियस या साइज इंक्रीज करेगी। और फिर बताया गया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका रेडियस से था इनवर्स रिलेशन। ये बात आपको याद होगा। इन सारी बात के अलावा इसमें हम लोगों ने सेल्डिंग इफेक्ट भी देखा था। उसमें मेनली दो बात मैंने आपसे करने के लिए कहा था। एक ये कहा था कि जो डिफरेंट एटम्स होंगे उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, या अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो नंबर ऑफ सेल देख लीजिए। नंबर ऑफ सेल में अगर डिफरेंस है, जिसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा उसकी साइज बड़ी होगी, और जहां नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी वहां साइज छोटी होगी। फिर कहा था आपको कि अगर नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए, मान लीजिए सेम पीरियड का एलिमेंट हो गया, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि सोडियम और मैग्नीशियम हो जाए या पोटेशियम और कैल्शियम हो जाए, तब उसमें क्या करेंगे। तो उसमें बताया गया था कि उसमें हम क्या देखेंगे, वहां देखेंगे कि एटॉमिक नंबर देखा जाएगा। और बताया गया था कि वहां एटॉमिक नंबर जो होता है वो साइज के इनवर्स रिलेटेड होता है। ये दो बात पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पहले एटम को लेकर के आप इसका आंसर बताएंगे मेनली, और इसके बाद फिर हम आयंस को लेके प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे आयन को लेकर के, क्वेश्चन को मिक्स करेंगे हम। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन है, एक हम ले लिया मान लीजिए हमारे पास लिथियम है, दूसरा हमने ले लिया मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम है, ये मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, और ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम है। ये हमने चार एलिमेंट लिए। और आप लोगों से पूछा जाए कि विच ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज लार्जेस्ट साइज या स्मॉलेस्ट साइज, या पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन एलिमेंट, या इंक्रीजिंग पूछ सकता है। मतलब हमको ऑल द फोर पैटर्न्स हमको मालूम होना चाहिए। तो बस अगर हमको ये निकालने आ जाए कि साइज कैसे पता करते हैं, तो हमसे जो पूछेंगे हम बता लेंगे। लार्जेस्ट पूछेंगे हम वो बता लेंगे, स्मॉलेस्ट पूछेंगे वो बता लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज कहेंगे वो भी हो जाएगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज भी हो जाएगा। तो चलिए जिसमें सब शामिल हो जाए, मतलब कि मैं सिंपली आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में पूछ रहा हूं, उसमें तब सब आ जाएगा ना अपना। बताइए आप लोग, ऐसा लोग करिए इस क्वेश्चन को जो लोग जुड़े हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, आप इसको चाहे साइज कह लीजिए या एटॉमिक रेडियस कहिए, बात एक ही है। साइज एटॉमिक रेडियस एक ही चीज है। बताइए क्या होना चाहिए। हमारे पास फोर एलिमेंट्स हैं। हाँ मैंने आपसे कहा था कि एटलीस्ट फोर पीरियड के एलिमेंट्स आप ढंग से लर्न कर डालिए, उनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। वो क्वेश्चन जनरली दिया नहीं रहता है। चलिए मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, हालांकि आप लोग को मालूम है, फिर चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। इसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं लिथियम कितना होता है, 3 होता है ना, इसका 3 होता है। पोटेशियम का 19 होता है, कार्बन का 6 होता है, और मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है ना।
फिर भी आप एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि एटॉमिक नंबर दिया होगा। एटॉमिक नंबर आपको लर्न कर लेना चाहिए एटलीस्ट 4 पीरियड के एलिमेंट के 30 तक, उसी में क्वेश्चन अपने मिल जाते हैं। फिर भी चलिए बताइए आप लोग। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आंसर देना आपको आ गया तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा साइंस का आंसर हो जाएगा, यही ना। तो क्या करेंगे आप, पहले मैं थोड़ा हिंट कर दूं कि नंबर ऑफ सेल्स आप फाइंड करेंगे। नेहा ने बता दिया लिथियम, कार्बन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। डिक्रीजिंग ऑर्डर, नेहा मैं थोड़ा आपको हिंट करूं कि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो चलिए सिंबल आप नहीं लगाया है, मान लिया कि आपका ठीक है। चलिए शायद आप ऐसा कर रहे हैं, लिथियम, इसके बाद से कार्बन, इसके बाद से मैग्नीशियम और इस तरह से ये पोटेशियम, शायद यही आपका है ना। आपका मीनिंग यही है ना जो हमने लिखा है बोर्ड पे। नेहा आप यही समझ रहे हो ना। तो अगर आपका ये आंसर है तो बोर्ड अपने एग्जाम में कैसे लिखा रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तब ऐसे अगर आपका ये आंसर सही है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखा रहेगा कि पोटेशियम लिखा रहेगा, उसके बाद से फिर यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा होगा, उसके बाद से फिर यहाँ कार्बन, इसके बाद से लिथियम। आपके हिसाब से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर मैं वो समझ पा रहा हूं आपकी बात। तो जो मैंने स्टार लगा के लिखा है सीक्वेंस, यही है ना आपका। नेहा जरा बताइए कि जो हमने सीक्वेंस लिखा है यही है ना, ठीक है। हाँ तो ऐसे लिखा रहेगा, पोटेशियम सबसे बड़ा, इसके बाद से मैग्नीशियम, फिर कार्बन, फिर लिथियम। यानी कि अगर ऑर्डर करेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम लोग चारों का आंसर ढूंढ लेते हैं। अगर एक को अगर मैं करेक्ट मान लूं तो क्या माना जाएगा कि पोटेशियम की साइज लार्जेस्ट है। अगर ये सही है तो क्या हुआ, अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो क्या पूछेंगे हम, पोटेशियम को बता देंगे। स्मॉलेस्ट कहेगा तो हम लिथियम कह देंगे, स्मॉलेस्ट होगा तो हम यहाँ पे लिथियम कर लेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर तो यही है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये चारों चीजें सामने हमारे हैं, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। आई होप कि करेक्ट ही होगा। तो देखिए क्या करना था, आपको नंबर ऑफ सेल निकालना था पहले। तो पोटेशियम में आप जानते हैं 4 सेल्स होती है ना। आपका आंसर ठीक है ना, सही है। तो चलिए हम लोग इसको साल होकर देख लेते हैं, आंसर आपका ठीक है। चलिए हम आते हैं पोटेशियम पे। हमने क्या क्या पूछा था, हमने लिथियम पूछा था आपसे, और क्या मैग्नीशियम था, और पोटेशियम था, और कार्बन था, ही था ना शायद, यही था, देख लीजिए। हाँ लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कार्बन, यही है। चलिए आते हैं, तो हम लोग का है लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कार्बन ना, ये हम लोगों को पूछना था। तो मान लीजिए हमारे पास है ये लिथियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कार्बन है। आंसर आपका ठीक था। हम साथ में देखते हैं एटॉमिक नंबर अगर हमको मालूम है, मालूम ही है, इसका 3 होता है, इसका 19 होता है, ये 12 होता है, और ये होता है 6। हाँ एटॉमिक नंबर हमको मालूम होना चाहिए भाई, क्योंकि हमको एग्जाम में दिया नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिथियम क्या हो जाएगा हमारा, लिथियम का है 3, तो वो क्या मिलेगा 2 and 1, यानी यहाँ 2 सेल हैं। पोटेशियम पे आ जाएंगे 19, ये हमारा क्या हो जाएगा 2, 8, 8 and 1, यहाँ देखिए 1 2 3 4 सेल्स हो गई। मैग्नीशियम पे आ जाएंगे, ये क्या होता है 12 होता है आपका 12, तो क्या मिलेगा 2 8 2 मिलेगा ना,
ये सब आपको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ 3 सेल्स हैं, 1 2 3 सेल्स हो गई। आगे हम लोग कार्बन पे, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 2 और 4, 2 सेल यहाँ पे हो गई। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ सेल जहाँ पे अधिक होगा वहां पे साइज बड़ी होती है। तो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम के पास 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 3 सेल्स हैं, 1 2 3। यहाँ पर 2 सेल्स हैं और यहाँ भी 2 सेल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां नंबर ऑफ सेल्स हाई होगा, ज्यादा होगा, वहां साइज बड़ी होगी। तो पोटेशियम का के बाद देख रहे हैं कि 4 सेल्स हैं, तो पोटेशियम आपका लार्जेस्ट साइज का हो गया, पोटेशियम आपका हो गया। उसका देख रहे हैं मैग्नीशियम का, देखिए 3 सेल्स हैं, 1 2 3। इसके बाद से नंबर आ जाएगा मैग्नीशियम का। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं कि लिथियम के पास भी 2 सेल्स हैं, 2 और 1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 सेल्स हैं। तो अब देख रहे हैं कि लिथियम और कार्बन में हमको कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ दोनों में नंबर ऑफ सेल सेम हो गया। और हम पढ़ चुके हैं कि जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाएगा तब क्या देखा जाएगा, तब न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर देखा जाएगा, और एटॉमिक नंबर का साइज से इनवर्स रिलेशन होता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, 6 है, 6 है, और यहाँ पर 3 है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा कि जिसका प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा उस साइज की छोटी हो जाएगी। यानी कि अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन छोटा होगा और लिथियम बड़ा होगा। इसका मतलब इसके बाद से लिथियम हो जाएगा और छोटा आपका कार्बन हो जाएगा। चेक कर लो भाई, ये सही है ना? तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, चेक करिए भाई। लिथियम से बड़ा आपने कार्बन कर दिया था, यही गड़बड़ है ना नेहा? या चेक करिए अपना आंसर। आपने लिथियम से कार्बन को बड़ा कर दिया था, ये गलती थी आपकी। चेक करिए, लिथियम से कार्बन क्या होगा, छोटा होगा, है ना? क्यों छोटा होगा? देखिए लिथियम के पास भी 2 सेल्स हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास भी 2 ही सेल्स हैं, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था, आपसे याद करिए, देखिए यहाँ दोनों में नंबर ऑफ सेल सेम है, 2 और 2। कि जब नंबर ऑफ सेल सेम है तब क्या देखा जाएगा, तब देखा जाएगा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का साइज से इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक ना? तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 6 है। तो इसका एटॉमिक नंबर कम होता है, साइज क्या होती है, छोटी होती है ना? याद करिए। वैसे भी हमने बताया था आपको कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल सेम हो जाती है, और लेफ्ट से राइट में जाने पर साइज लगातार क्या होती है, छोटी होती जाती है। देखिए आपका यहाँ पर लिथियम है, इसके बाद से बेरिलियम है, इसके बाद से बोरन है, तब न कार्बन है। और हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है, यानी कि साइज यहाँ पे डिक्रीज करती है। चेक कर लीजिए भाई, यहाँ साइज यहाँ पे डिक्रीज करती है। आई होप कि डाउट आप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। कार्बन छोटा है लिथियम से, ठीक है ना? रीजन क्या है, लिथियम के पास भी 2 सेल्स, कार्बन के पास भी 2 सेल्स, लेकिन याद करिए हमने कई बार कहा, फिर दोबारा कह दे रहा हूं कि जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए तो एटॉमिक नंबर देखिए, और एटॉमिक नंबर को ही यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज हम बोल रहे हैं, और न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर का रेडियस से इनवर्स रिलेशन है। यानी जहां एटॉमिक नंबर होगा ज्यादा वहां पे साइज जाएगी छोटी, ठीक है ना? तो क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलिए देखिए, प्रैक्टिस से बात बनेगी, खाली थ्योरी पढ़ने की होता यही है। आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। हम आप लोगों के ऊपर कमेंट कर भी नहीं रहे हैं, हम एक जनरल बात बोल रहे हैं कि बीएससी एमएससी करने के बाद हम इन क्वेश्चन को क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कि हमारा जो अप्रोच होता है, स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। हमारा जो अप्रोच होता है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में या अपने बीएससी एमएससी करते समय, वहां पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो होता नहीं है। वहां तो डिस्क्राइब करना है, क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन वही अगर हमारे दिमाग में बात पहले से रहे कि हम बीएससी करने के बाद या एमएससी करने के बाद जिस एग्जाम को हम लेके अपना करियर स्टैब्लिश करेंगे, बनाएंगे, वहां क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या हमेशा से होता रहा है कि कुछ लोग पहले से अलर्ट होते हैं और वो पहले से अपने तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, वही लोग जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर पता चला बीएससी कर रहे हैं लेकिन साथ में उनके पास क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न थोड़ा सा वो सीख रहे हैं,
और मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी का अभी थोड़ा वो नहीं है, अपने बेस से एमएससी पे फोकस किया हुआ है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहा है वो, तो ऑब्जेक्टिविटी लाना पड़ेगा, ये ध्यान, यही सब है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, हमारे अंदर ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी। तो आप लाइए ऑब्जेक्टिविटी। 2 रूल की बात हमने कहा, आप अपने पिछले साल के कहीं का कोई पेपर उठा लीजिए, चाहे आपके CSIR केमिकल साइंस पर यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन हो, चाहे आपका TGT का हो, PGT का हो, LTGIC का हो, प्रवक्ता का हो, कहीं का हो, आप जानते हैं इन पे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन इजी भी होते हैं, ऐसा नहीं कठिन क्वेश्चन है। करना क्या है, सिंपली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, या अगर आपको पहले से याद है तो नंबर ऑफ सेल आप फाइंड कर लीजिए। नंबर ऑफ सेल हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे, हमको 2 रूल खाली याद करना है। अगर नंबर ऑफ सेल में डिफरेंस है तो हम जानते हैं कि जहां पे नंबर ऑफ सेल अधिक होती है वहां पे साइज बड़ी होती है। तो अपने क्वेश्चन देख रहे हैं, पोटेशियम के पास 1 2 3 4 सेल्स हैं, मैग्नीशियम के पास 1 2 3 सेल्स हैं, कार्बन के पास 2 सेल्स हैं, लिथियम के पास 2 सेल्स हैं, यानी कहीं 4 हैं, कहीं पर 3 हैं, कहीं पर 2 हैं। तो इसका मतलब कि जिनके पास नंबर ऑफ सेल सबसे ज्यादा होगी उनकी साइज लार्जेस्ट होगी, तो पोटेशियम हमारा लार्जेस्ट हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम आ जाएगी, कोई एटॉमिक नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल यहाँ पे 3 है, तो चलो मैग्नीशियम हमारा आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ फंसा, कहाँ पे आप लोगों ने कहाँ गलती किया था, लिथियम और कार्बन पे। हालांकि यहाँ भी गलती नहीं होना चाहिए, रूल आपको पता है कि जब नंबर ऑफ सेल सेम, देखिए यहाँ पर भी 2 सेल्स हैं और यहाँ भी 2 सेल्स हैं, तो जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए तो बताया था वहां क्या देखना है, वहां एटॉमिक नंबर देखना है। और एटॉमिक नंबर का क्या होता है, एटॉमिक रेडियस से इनवर्स उल्टा संबंध होता है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर अधिक है उसकी साइज छोटी होगी, इसका एटॉमिक नंबर कम है साइज उसकी बड़ी होगी। वही हमने किया है, बस इतनी सी बात है, इस पर आप प्रैक्टिस करें, कोई गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन में आप लोगों से और दे लूं ताकि आप लोगों का बिल्कुल ठीक हो जाए, परफेक्ट हो जाए प्रैक्टिस। चलिए एक और लिख लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे कर लिया हमारे पास एक एटम है, इसको मैंने लिख दिया सल्फर, क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये हमारे पास सल्फर है, एक क्लोरीन है, और एक हमने कर लिया यहाँ पे मान लीजिए कि पोटेशियम, और एक हमने ले लिया एल्यूमिनियम। ये 4 एलिमेंट हैं, ठीक। एटॉमिक नंबर तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब बार बार आपसे कह रहा हूँ एटॉमिक नंबर एग्जाम में नहीं रहेगा, आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है, एटॉमिक नंबर सल्फर का आप जानते हैं 16 16 होता है, क्लोरीन आप जानते हैं 17 17 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, और एल्यूमिनियम का 13 होता है, ठीक। तो आप लोगों को सब रटा होगा, आप लोगों को मालूम होगा भी, मैं नहीं कह रहे। अब चलिए बताइए, अब हम चाह रहे हैं कि आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। हालांकि डिक्रीजिंग में अरेंज करने के लिए क्या है, हमने कहा 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं ना। पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज लार्जेस्ट साइज या रेडियस, हो गया क्वेश्चन, बताइए कौन सा है। या विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज स्मॉलेस्ट साइज। थर्ड ऑप्शन था, थर्ड पैटर्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, या इंक्रीजिंग पूछ सकता है। तो चलिए हम आपसे डिक्रीजिंग ही पूछ रहे हैं, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग का मतलब आप जानते हैं बड़े से छोटे की तरफ लिखा जाता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। बताइए आप जल्दी से आप लोग, और इस बार गलती नहीं करेंगे आप लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। 2 रूल केवल हैं, उनका यूज आप करिए, बात बन जाएगी। थोड़ा फास्ट करिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या करना होगा, तुरंत लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आवश्यकता हो तो, नहीं तो अगर आपको याद हो डायरेक्ट नंबर आप सेल पता कर लीजिए। रूल आपको मैंने बताया था, जो जिस पीरियड का एलिमेंट होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। तो मान लीजिए आपने कहा अगर आपका ये सल्फर पता करिए किस पीरियड का है, जिस पीरियड का होगा उसमें उतने ही सेल। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, अगर आपको नंबर ऑफ सेल अगर हमको मालूम रहे या पीरियड मालूम रहे तो सेल पता चल जाता है। चलिए यहाँ का आंसर भी आ गया, हाँ, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फर और क्लोरीन, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फर और क्लोरीन, इनका आंसर है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फर एंड
क्लोरीन। चलिए एक आंसर ये मिला। पोटेशियम को आप कह रही हैं लार्जेस्ट है, क्लोरीन को स्मॉलेस्ट कह रही हैं, यही ना? और आपका आंसर गलत है। योर आंसर इज रॉन्ग। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए तो भैया आप एटॉमिक नंबर याद रखिए, साफ साफ बोर्ड पे लिखा भी है, एटॉमिक नंबर का साइज से उल्टा संबंध है। कितना बोलूं, हिंदी में बोल रहा हूं शुद्ध भाई। एटॉमिक नंबर अगर अधिक होगा तो साइज छोटी होगी, यही ना? एटॉमिक नंबर अगर अधिक होगा साइज क्या होगी? छोटी होगी। ठीक, चेक करिए सही है कि गलत है, हो सकता है सही हो जाए। नया ठीक है ना? रीचेक कर लीजिए, बदलना हो बदलिए, नहीं तो रहने दीजिए अगर सही लगता है। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा साइज क्या होगी? घटेगी। सही है? सही हो सकता है, मेरे कहने पर मत जाइए। आप अगर कंफर्म है तो बस रहने दीजिए, बदलिएगा नहीं। देख लिया जाए। पोटेशियम 19, सल्फर 16, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सब साफ साफ दिख रहा है। सही है ना आंसर? हाँ, नेहा का सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। इस बार आपने बिल्कुल सही किया। चंचल मिश्रा आप भी जुड़ी हैं, बताइए ये सही है ना आंसर? क्या करना था? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, गुड। हमें क्या करना था? हमको लिखना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखा जाए? सल्फर, देखिए सल्फर यहाँ पर है 16, क्या मिलेगा हमको? फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 6। हालांकि अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो लिखना उखना नहीं पड़ेगा, हमें पता चल जाएगा कि हम सल्फर जो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, 3 सेल वहां पर होंगी। और मान लीजिए इनकेस आपको नहीं याद है तो फिर लिख लीजिए, कोई तो क्लास 9th की चीज है एकदम। तो 3 सेल्स यहाँ पर हो गई। अब क्लोरीन के पास आइए, इसका 17 है, यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर भी आप जानते हैं 2, 8 और 7, 3 सेल यहाँ पर हो जाएंगी। पोटेशियम के पास आइए, यहाँ पर 19 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 सेल होगा, 2, 8, 8 and 1 होता है ना, सबको मालूम है। यहाँ पे 4 सेल हो गई। और एल्युमिनियम का 13, यही ना, यहाँ पे 13 और कितना हो जाएगा? 283 हो जाएगा। 2, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ऐसे आता भी है। इसका मतलब देख रहे हैं कि पोटेशियम के पास सब नंबर ऑफ सेल 4 हैं, 1, 2, 3, 4, बाकी सबके पास 3 है, तो पोटेशियम का लार्जेस्ट होगा, बिल्कुल ठीक है, सही है। अब क्या देखना था कि सल्फर के पास, क्लोरीन के पास और एल्युमिनियम के पास, तीनों के पास 3-3 सेल हैं, तो यहाँ क्या देखेंगे? जब नंबर ऑफ सेल सेम हो गया तो क्या देखा जाएगा कि उनका जो न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर अगर छोटा होगा तो साइज बड़ी होगी, और बड़ा होगा साइज छोटी होगी। इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर कम वाला होगा उसकी साइज क्या होगी? बड़ी होगी। एल्युमिनियम आप देख रहे हैं खाली 13 है, क्लोरीन का 17 है, सल्फर का 16 है, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम वहां साइज बड़ी, यानी एल्युमिनियम पहले आ गया, गुड, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए आपका सल्फर आ जाएगा 16, ये भी सही है और ये भी सही है, बिल्कुल सही है, एकदम आंसर आपका 100% करेक्ट है। ठीक है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना आंसर? बिल्कुल सही है। अब अगर आप लोग कहें तो हम आयन पे चलें, आयन्स पे। अगर हम लोग आयन्स को डाल लेते हैं तो थोड़ा सा बात बदल जाएगी। देखिए कैसे करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी एटम का, उसी एलिमेंट का एटम ले रहे हैं, उसी का एनायन लेंगे, उसी का केटायन लेंगे, ठीक है ना? उसी का एलिमेंट या एटम, उसी का एनायन, उसी का केटायन ले रहे हैं, ठीक? जैसे मान लिया हम क्लोरीन का ही ले लें। देखिए प्रैक्टिस करिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और ये टॉपिक ऐसा है जो आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन दे देगा आराम से, और 2 क्वेश्चन डायरेक्ट तो देगा ही देगा, दूसरे टॉपिक पढ़ने में बेस भी तो बनाएगा, ये भी तो बात है। चलिए देखिए, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं,
क्वेश्चन हमारा क्या है, वही रहेगा कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग केमिकल एंटिटीज विल बी या केमिकल स्पीसीज विल बी, ठीक है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या, हम पूछ रहे हैं आपसे करेक्ट डिक्रीजिंग, हालांकि कुछ भी पूछ लें हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन वाला इंक्रीजिंग पूछ सकता है या लार्जेस्ट साइज पूछ सकता है या स्मॉल, कुछ भी पूछ ले हमको। तो भाई अगर हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ही अगर हमने निकाल लिया तो जो पूछेंगे हम बता देंगे, उसमें से क्या फर्क, देख लें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ही मान लीजिए हम पूछ ले रहे हैं, हालांकि ये निकल जाएगा, सब निकल ही जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज। चलिए एक हमने ले लिया, मान लीजिए हमारे पास है क्लोरीन है, यहां पर हमारे पास Cl+ है और ये Cl- है, हमने 3 ले लिया, Cl+ और Cl-, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 दिया गया। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, हम सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम, ये क्लोरीन ही तो है, तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं 17 है, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, ठीक, ये हमको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा हमको, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो आप जानते हैं कि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे ना, 16 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा। तो इससे कुछ आइडिया हमको मिल सकती है ना, इससे हमको आइडिया मिल सकती है। देखिए यहां पर क्या करना है, ऐसे हो गया। सबसे आसान तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो रेडियस होती है, रेडियस ये इनवर्सली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। रेडियस ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज इनवर्सली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हो गया। और इसकी आइडिया कहां से मिलती, ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इसकी आइडिया मिलती है किससे, P/E, P फॉर प्रोटॉन और E फॉर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो रेशियो होती है उससे हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आइडिया मिल जाती है, ठीक है ना। तो P/E स्ट्रक्चर, आप P/E स्ट्रक्चर पता कर लीजिए। अब आप जरा सा खुद सोचिए कितना आसान सा है, P/E नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आइडिया मिल जाती है, ठीक। तो जहां पे P/E वैल्यू हाई होगी वहां ENC की वैल्यू हाई हो गई, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आइडिया हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिल जाती है, ठीक है ना। और अगर इसकी आइडिया मिल गई तो रेडियस का इससे इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा अब थोड़ा रुक के समझिए, ये आपका एटम है, तो एटम में चाहे क्लोरीन हो चाहे कोई भी एटम हो, आप जानते हैं एटम्स में क्या होता है, जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका मतलब कि हमको एटम का नाम बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप पूरे ऑल द 118 एटम के बारे में जानते हैं कि एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो किसी भी एटम की बात कर लीजिए क्या हो जाएगा, हम सब जानते हैं कि P=E होता है, इसका मतलब कि P/E कितना हो जाएगा, हमेशा 1 आएगा, है ना। तो हमको कोई एटम से मतलब ही नहीं है भाई, वो चाहे क्लोरीन लिखें और चाहे सल्फर लिखें चाहे रेडियम लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर एटम में हम जानते हैं कि P=E होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ऐसे केस में P/E हमेशा 1 होता है, ठीक है। एकदम रेडीमेड बात है, कुछ नहीं सोचना है, खाली 10 सेकंड सोच के देखिए बस खाली। एटम में ये आपका हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे केटायन की बात हो रही है। केटायन की जब बात करेंगे तो साफ साफ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा निकलेगा तब ना पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। इसका मतलब E की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। आप देख रहे हैं कि केटायन की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है हमको ये दिखाई पड़ रहा है किसी भी केटायन के लिए, ध्यान दीजिएगा, XY किसी केटायन की बात करें तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, कि हमें हमेशा क्या होता है, P जो होता है
वो हमेशा ग्रेटर देन ई होता है। यही बात होती है ना। अरे भैया ये क्लास हमको लग रहा है क्लास 8th का बच्चा भी जानता है कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन निकला है। तो जो पहले एटम के लिए P इक्वल टू E हुआ करता था, अब क्या हो जाएगा, अब P ग्रेटर देन E हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। आप जानते हैं ना, तो प्रोटॉन एंटर करता है ना प्रोटॉन एमिट होता है, निकलता या प्रवेश कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो प्रोटॉन तो आपका बस यहाँ पे 17 के 17 रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक निकला है ना। तो अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख भी दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा P बाई कितना हो जाएगा हमारा 17/16 हो जाएगा ना। आपको एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब भी नहीं है, खाली इतनी बात पता कर लीजिए कि यहाँ पर P बाई ई की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी केटायंस होते हैं उनके लिए P बाई ई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों मोर देन 1 क्यों होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना प्लस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू घट गई तो अगर इलेक्ट्रॉन यानी अब क्या हो गया, अब यहाँ देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है कम हो गया ना। यानी कि थोड़ा अगर मैं ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखूं कि फॉर केटायंस के लिए क्या होता है आप जानते हैं, P जो होता है ग्रेटर देन E होता है, ये सबको मालूम है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस कंडीशन में P बटा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्रेटर देन 1। बात तो बन गई ना। अब देखिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाएगी। मान लिया अगर +2 चार्ज आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, +3 चार्ज आ गया 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। मतलब ये हुआ जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा लगातार E की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। और जब E की वैल्यू घटती जाएगी तो P बाई E की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यही बात होगी ना। और P बाई E तो हमको मिलता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी P बाई E की वैल्यू बढ़ने के साथ आप देख रेडियस का लगातार घटती जाएगी। ठीक है ना। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो केटायंस होते हैं, केटायंस के लिए P बाई ई की वैल्यू क्या होती है, मोर देन, हमेशा मोर देन 1 होती है, एक से बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, सामने आपकी बात आ चुकी है, क्योंकि भाई केटायन बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, मतलब E की वैल्यू घटी होगी। और जब E का मान घटेगा तो P बटा E का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे भाई जिससे हमको भाग देना है इलेक्ट्रॉन वो छोटा हो गया, तो P बटा E का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और P बटा E का मान ही तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। बेटर होगा P बाई ई को रेडियस से इन्वर्स कर दीजिए, तो P बाई ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसीलिए केटायन की साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। लेकिन अगर मैं एनायन के पास जाऊंगा, देखिए जरा सा मैं जरा पेज बदल लूं अपना, देखिए हमारे पास ये Cl माइनस है, तो इसका पास किसके पास क्या समझे हम लोग, इसके पास हम देख रहे हैं कि P की वैल्यू कितनी है 17 और E की वैल्यू कितनी है 18, 18 हो जाएगी ना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर माइनस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ा होगा, यानी कि जब इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब ना आपका ये मिला होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन आपका एक बढ़ गया। यानी अगर कोई भी हम एनायन लेंगे, अब देखिए इसमें पर्टिकुलर नहीं होना है, एकदम दिमाग में बात बैठा लीजिए। अगर एनायन होगा तो एनायन मिलने के लिए इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो P बटा E का मान क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा लगातार P बाई E का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। और P बाई E का जो मान है वो रेडियस के इनवर्स होता है। ध्यान दीजिए, अगर मैं कह दूं ऐसे कि जो P बाई E आपका है, P बाई E क्या होता है, ये इनवर्सली रिलेटेड टू रेडियस होता है। ये बात आप याद रख लीजिए। तो P बाई का मान अगर घटेगा तो रेडियस बढ़ेगी, और P बाई का मान अगर बढ़ेगा तो रेडियस घटे, उल्टा बोलना है। ठीक है ना। तो अब यहां से क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं, देखिए जैसा मैं कंक्लूड कर रहा हूं, इस पे अपना कमेंट दीजिएगा आप लोग। फॉर एटम्स क्या हम क्या जानते हैं, P इक्वल टू होता है E, इसलिए P बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली इंफॉर्मेशन क्या है, फॉर केटायंस में हम लोग क्या जानते हैं कि P हमेशा अधिक होता है E से, इसलिए P बाई E की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा क्या हो जाएगी, P बाई E की वैल्यू
हमेशा हो जाएगी मोर देन 1। केटायन के लिए सारी बात हो गई। ठीक, अब हम फॉर एनायन आ जाएं। इसमें कोई डाउट होगा तो बताइएगा आप लोग, कोई डाउट होगा तो। फॉर एनायंस हम इसके लिए क्या जानते हैं? हम जानते हैं हमेशा जो होता है P जो होता है इससे अधिक होता है E, इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। ऐसे केस में P/E की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी 1। आप मेरे ही जो हमने स्टार लगा के 3 बात लिखी है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। मैं इसको हटा ले रहा हूं। बोलिए, इतनी सी बात अगर आप समझ जाएं तो बात बन जाए। और P/E का रेडियस से इनवर्स रिलेशन होता है। तो क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? एटम के लिए क्या होता है? जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर दोनों बराबर है तो P/E मतलब प्रोटॉन बटा इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा? 1 होगा। सिंपल सी बात है। केटायन के लिए जानते हैं केटायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी जब केटायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन अधिक, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है केटायन के लिए। तो P/E का मान क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, यानी साइज क्या हो जाएगी? यहाँ पे छोटी हो जाएगी। P/E का मान बढ़ेगा, साइज क्या होगी? छोटी होगी। ठीक, और अब आप जानते हैं एनायन के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब ना एनायन बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का मान यानी अधिक हो गया, P से E का मान अधिक हो गया, तो P/E का मान क्या होगा? 1 से कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब बताइए इतनी बात आप समझ गए कि नहीं? मेरे इन जो कंक्लूजन को समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गया तो बताइए, तब क्वेश्चन पूछें आप लोगों से। जो लोग इस समय जुड़े हैं आप जल्दी बताइए कि क्या ये बात। अच्छा, आप लोग तुरंत कमेंट मत करिए, पेन कॉपी आपके पास है, खुद निकाल के देख लीजिए। यहां तक तो क्लियर है ना? और एक कंक्लूजन और ड्रा करना है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मान घटता जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का मान घटेगा तो P/E का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज लगातार घटती जाती है। ठीक है? हाँ, नेहा आपने क्लोरीन केटायन, नेहा सिंबल लगाने में आपसे गलती हो रही है ना? आपने क्या कर दिया है? केटायन की साइज सबसे बड़ी कर दिया है, मैं देख रहा हूं। तो आप जरा समझिए कि वो आपने ग्रेटर साइन सिंबल लगा दिया है। ठीक है ना? तो आपने सिंबल लगाने, आप समझ गई है बात को, लेकिन आपका आंसर देखने से हमको लग रहा है कि सिंबल लगाने में आपसे गलती हो रही है। ठीक है ना? तो आपने Cl+ को सबसे बड़ा कर दिया है और से मैंने छोटा कर दिया है। लिखने का तरीका आपने गलत किया है, वही गड़बड़ी है। तो आप सिंबल जरा समझिए। आपने ये लिखा है ना, आपने लिखा है Cl+, फिर लिखा है Cl और फिर लिखा है Cl-, ये लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए, ये जो हम ये सिंबल बनाते हैं ना, तो इसके अंदर जो रहता है वो बड़ा माना जाता है। थोड़ी सी आप प्राइमरी मैथ याद रखिए। तो जो इसके अंदर रहता है वो बड़ा माना जाता है। यानी आपके हिसाब से मैं क्या कहूं कि केटायन की साइज सबसे बड़ी है और एनायन साइज सबसे छोटी है, जबकि होता है इसका ठीक उल्टा है ना। ध्यान दीजिए, तो अगर आपको कहना है केटायन की साइज अगर सबसे छोटी है तो उसको आपको यहाँ लिखना चाहिए था। तो सिंबल जरा समझिए, ये जो सिंबल हम लोग बनाते हैं ना, तो इसका मतलब Cl+ को आपने सबसे बड़ा कह दिया है, यही गलती आपसे हो गई है। ठीक, जरा देखिए, क्या मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं नेहा? क्या मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं ना? और मेरी बात आप भी समझ पा रही हैं? आपने केटायन को सबसे बड़ा कह दिया है, एनायन को छोटा कर दिया है, ठीक उल्टा हो गया है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बार बार? केटायन के लिए P/E का मान बड़ा हुआ ना, देखिए बड़ा, ग्रेटर देन 1 है, बड़ा है। और P/E का मान जो होता है वो रेडियस से इनवर्स होता है।
यानी P बाई ई का मान अगर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमने कहीं लिखा भी होगा। देखिए मैं फिर दोबारा लिख दे रहा हूं कि जो P बाई ई का मान होता है, P बाई ई रेडियस से इनवर्स होता है। P बाई ई जो होता है ये इनवर्स होता है किससे, रेडियस से। ये बात आप याद कर लीजिए, मैंने अलग से लिख भी दिया। यानी P बाई ई का मान अगर बढ़ेगा रेडियस का मान घटेगा, P बाई ई का मान अगर बढ़ेगा तो रेडियस का मान घटेगा। इसका मतलब यही है। अब तो ठीक है ना। सेल से इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो ई का मान घटेगा ना नेहा। प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, प्रोटॉन तो आपका वही रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो P बटा ई यानी इलेक्ट्रॉन यानी कि नीचे का मान छोटा होगा ना। तो किसी भी फ्रैक्शन मान, हिंदी में कहूँ अगर भिन्न में अगर नीचे का मान घटता है तो पूरी भिन्न का मान क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो अगर ई का मान घटेगा तो P बाई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। छोटी सी मैथ लगाइए। केटायन आपने बनाया, देखिए मैं फिर से दोबारा सॉल्व करता हूं। चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूं अलग से। देखिए ये आपका Cl है, ठीक। इसके लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 17, E इक्वल टू भी 17। तो P बटा E कितना हमारा हो जाएगा, 17 अपान 17 यानी कि 1। इसमें कोई डाउट नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात है हम यहाँ पर Cl प्लस पे आते हैं। तो आप जानते हैं कि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना। तो अगर मैं Cl प्लस के लिए आता हूं तो यहाँ पर P इक्वल टू तो ही रहेगा 17, लेकिन E कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। भाई पहले 17 था, बराबर था यहाँ पे दोनों, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना प्लस आएगा। तो आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ई का मान घटता जाता है। ई का मान यहाँ पे 16 हो गया। अब जैसे सॉल्व करते हैं तो P बटा ई कितना हो जाएगा, 17 अपान 16 इन हो जाएगा, 17 बटा 16 हो जाएगा। सॉल्व करिए कितना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 पॉइंट कितना आएगा, 0 1 पॉइंट 1.06 के आसपास आएगा, मतलब मोर देन 1 होगा, चेक कर लीजिएगा, इतने आएगा लगभग। यानी कि केटायन के लिए P बाई का मान के 1 से बड़ा होता है। यहाँ तो ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया है, ये आपका हो जाएगा। तो आप इससे कंक्लूजन ड्रा कर लीजिए कि केटायन के लिए P बाई ई का मान, P का मान तो ही रहेगा, ई का मान घट जाता है, तो P बाई ई का मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और हम जानते हैं जब P बाई का मान बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, छोटी होगी, यही बात होगी ना। इसीलिए केटायन की जो साइज हमेशा छोटी होती है। कोई पूछे क्यों ऐसा होता है भाई, आप कहिए कि असल में साइज जो होती है वो P बाई वैल्यू पे डिपेंड करती है। और केटायन के लिए ई का मान कम होता है। क्यों कम होता है, केटायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो P बाई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, क्योंकि ई का मान घटता है। और जब P बाई ई का मान बढ़ेगा तो P बाई ई का साइज से होता है उल्टा संबंध। तो अगर P बाई ई का मान बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसीलिए केटायन की साइज जो होती है हमेशा छोटी होती है ना, एटम की तुलना में। और जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान घटता जाएगा, है ना। और वैसे साइज क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। यानी केटायन की साइज जो होती है छोटी होती है, और किसी केटायन पर जैसे जैसे प्लस चार्ज का मान बढ़ता जाएगा लगातार साइज और छोटी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है ना। चलिए 9 को देख लेते हैं। तो अगर मैं Cl माइनस पे आता हूँ यहाँ क्या मिलेगा, देखिए भाई P इक्वल टू तो 16 का 16 नहीं 17 का 17 रह जाएगा, लेकिन E का मान कितना हो जाएगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब ना ये यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यानी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक। तब क्या हो जाएगा, P बटा ई का मान कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 17 बटा 18। अब देखिए नीचे का मान बड़ा हुआ तो भिन्न छोटी हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 के आसपास आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो 1 से कम हो गया, ठीक। तो हमने पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया। तो आप भी ऐसे सॉल्व कर लीजिए, और ये सब करने के बाद याद कर लीजिए, एक कंक्लूजन, एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर लीजिए कि एटम के लिए P बाई ई का मान हमेशा 1 होता है, क्योंकि P इक्वल टू ई होता है।
केटायन के लिए हम जानते हैं हमेशा ही P का नंबर अधिक होता है तुलना में E से। कोई एग्जांपल ले खुद देख लीजिए, तो P बाई E का मान क्या हो जाएगा, हमेशा 1 से बड़ा हो जाता है, मोर देन 1। एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको बस ये याद रखना है कि मोर देन 1 होता है ना। एनायन में क्या होता है, E का मान यहाँ पे बढ़ जाता है, तो P बाई का मान क्या होता है, कम हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक, तो बस इतनी याद रखिए कि एटम के लिए 1 होता है, केटायन के लिए हमेशा मोर देन 1 होता है, एनायन के लिए हमेशा लेस देन 1 होता है, और P बाई E का मान का साइज से उल्टा संबंध होता है। तो जहां पे P बाई E का मान बढ़ा वहां साइज घटी, उल्टा संबंध होता है, और जहां पे P बाई E का मान घटा वहां साइज बढ़ी। इसीलिए क्या होता है, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, एनायन का। उस एटम के एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद से एटम आता है, और सबसे छोटी साइज जो होती है आप जानते हैं केटायन का होता है। अब इसको ढंग से आप लोग देख लीजिए, अगर अब भी किसी कोई डाउट है बताइए। सारी बात आपके सामने बोर्ड पर है, हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख करके हमने इसको सॉल्व कर दिया है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के रख दिया है, और खाली इसमें एक ही बात जोड़ना है कि साइज P बाई से उल्टी होती है, यानी P बाई E का मान अगर बढ़ेगा, बड़ा होगा, तो साइज छोटी होगी, और P बाई E का मान अगर छोटा होगा तो साइज बड़ी होगी। तो एनायन की साइज बड़ी क्यों होती है, क्योंकि P बाई E का मान देखिए, साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि P बाई E का मान एनायन के लिए कितना है, देखिए एनायन के लिए P कितना है, लेस देन 1 है। केटायन के लिए कितना है, देखिए मोर देन 1 है। एटम के लिए कितना है, देखिए हमेशा 1 होता है। ठीक, तो P बाई E का मान साइज का उल्टा होता है, तो जहां पर P बाई E का मान सबसे कम वहां पर साइज सबसे बड़ी, इसीलिए एनायन की साइज सबसे बड़ी। ये बात है, आप फाइनली कंक्लूड आप कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए। बोलिए अब तो ठीक है ना भाई, बोलिए अब आप लोग। अब तो सही है ना, अब तो कोई डाउट नहीं है। कोई उसी एटम का कोई केटायन लिखे, कोई एनायन लिखे, कुछ भी करे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए आप लोग, तो जल्दी से हमको बता दीजिए अब। फिर क्वेश्चन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बिल्टअप होगा, है ना। तो अब देखिए हमारी एक लिमिट है कि हम कितना करा पा रहे हैं, आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहिए। और 4-5 चैप्टर जो होते हैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत, केमिस्ट्री में ही बात है। जैसे आप इंग्लिश के लिए आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में अगर आपका ग्रामर और टेंस, मतलब ट्रांसलेशन के रूल्स अगर आप अच्छी तरह जान गए, समझ गए, थोड़ा उसकी प्रैक्टिस आपने कर लिया, तो फिर आगे चल के ट्रांसलेशन आपका आसान हो जाता है। वही हाल होता है केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री को लोग जो बुरा भला कहते हैं, तो केमिस्ट्री का नेचर, उसका इथॉस नहीं समझते हैं। केमिस्ट्री में क्या है, उसका अपना ग्रामर है, मतलब कि उसका अपना बेस है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पीरियाडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, पूरी कंप्लीट जीओसी, यही उसका ग्रामर है केमिस्ट्री का। अगर आप इसको समझ गए तो फिर आगे केमिस्ट्री बड़े आसानी से होती चली जाती है। तो प्रॉब्लम है कि हम अपना उसका जो ग्रामर रियल में जो है, उसका जो बेस है, हम समझते नहीं, और केमिस्ट्री को बुरा भला कहते हैं, अरे यार समझ में नहीं आती है, तो भूलती है, तो रटती है, रटना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसके बेस पे कमांड तो करिए। ठीक, और मजे की बात है कि बेस पे कमांड करने का मतलब कि हम इससे ढेर सारे, पहले तो बेस से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन हमको डायरेक्ट मिलेगा, और क्वेश्चन भी मिलेगा, प्लस इसका हम यूज करके आगे की अपनी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग समझ पा रहे हैं, तो जल्दी बताइए हमारे पास क्या है। हमारे पास O माइनस है, O यहां पर माइनस माइनस है, और यहां पे O प्लस है। ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, या O प्लस, ये लिखा है। अब आप लोग इसको करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज हम आपसे पूछ रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज। और इस बार गलती मत करिएगा, यहां ऊपर -1 चार्ज है, यहां पर -2 चार्ज है, यहां पर +1 चार्ज है। बताइए, जल्दी बताइए, थोड़ा फास्ट करिए। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ साइज बढ़ती जाती है,
और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साइज घटती जाती है। ये तो आपने देख लिया ना, अब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ साइज बढ़ती जाती है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साइज घटती जाती है। यहां तक क्लियर है ना बात? अब तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहाँ का आंसर बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पर ज्यादा -4 है तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी O-2 की साइज सबसे बड़ी होगी, इसके बाद O-1 की साइज होगी और सबसे जो छोटी साइज होगी वो प्लस की होगी। इजी है, ठीक है ना, आसान है। अब आप लोग बताइए हमको अगला क्वेश्चन। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, आंसर ठीक है, यू आर राइट। अब आइए, हमारे पास 3 एटम है, एक है Fe, एक हमारे पास है Fe प्लस, दूसरा हमारे पास है Fe प्लस प्लस यानी +2, और एक हमारे पास Fe +3। आप जानते हैं सब रियल में होता भी है। अब इसको जरा आप लोग इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज कर दीजिए। इंक्रीजिंग आर्डर, इस बार मैं इंक्रीजिंग आर्डर पूछ रहा हूं, थोड़ा मैंने बात बदल दी। अब तक मैं डिक्रीजिंग कर रहा था, अब मैं इंक्रीजिंग लिख रहा हूं। इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ साइज क्या होगा? आई होप आप गलती नहीं कर, मैं फिर बोल दूं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ लगातार साइज घटती जाती है। 2 ही लाइन तैयार समझ के याद करना है। आप चाहे तो P बाई की वैल्यू निकाल लीजिए, वहां से कंक्लूजन ड्रा कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर लीजिए। नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ साइज बढ़ती जाती है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साइज घटती जाती है। लिख लीजिए इसको, अब तो आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। मेरी ये बात आप लोग समझ गए ना कि जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा लगातार साइज क्या होगी? छोटी होती जाएगी। माइनस चार्ज बढ़ने के साथ साइज बड़ी होती जाती है। प्लस के साथ उल्टा होता है, माइनस बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? बड़ी होगी, और प्लस बढ़ेगा साइज लगातार छोटी हो जाएगी। इंक्रीजिंग आर्डर, नेहा आप सिंबल लगाने में गलत कर रही हो भाई। मैंने आपको समझाया, क्या समझाया? इसके अंदर जो होता है उसकी साइज, उसको उसको बड़ा मानते हैं, समझिए। इसके जो अंदर है, हिंदी में कहें इसके पेट के अंदर जो है ना, तो इसके लिमिट में जो है उसकी साइज बड़ी होती है, ये ध्यान दीजिए, ठीक। और इंक्रीजिंग का मतलब होता है, जरा मेरी बात समझिए, आप यहीं पे गलत कर दोगी, मतलब आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत होगा मात्र सिंबल के कारण। नेहा आप बात समझ गई हो, ठीक है ना, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो आप गलत कर रही हो, ठीक है ना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़े की ओर लिखा जाएगा, यानी छोटा सबसे पहले और बड़ा सबसे बाद, ठीक। तो आप सब्जेक्ट समझ गई हो, आपको आ गया भी है आंसर, लेकिन लिखने वाले आपसे, लिखने में गलती आपसे हो रही है। तो हमको सब आता है और फिर भी हम गलत कर रहे हैं। और जानते हैं आपके ऑप्शन में, एग्जाम में दोनों से सब रहेगा। ऑप्शन 4 बनते हैं ना, तो मुझे उसमें 4 रहेंगे और हम फट से गलत कर देंगे। सब्जेक्ट आके मात्र सिंबल लगाने में गलती हो रही है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गई, आपको सब्जेक्ट आ गया, आपने आंसर सही निकाला, लिखने में गलती हुई थी, अब ठीक हो गया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है ना। तो अब मैं कह सकता हूं कि अब आप लोग क्या हो गए, इसमें आप लोग परफेक्ट हो गए, इसमें आप लोग परफेक्ट हो गए, ठीक। अब इसमें और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, आप PYQ ले लीजिए और उसमें एटॉमिक रेडियस पे आप क्वेश्चन जो मिले सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। एक छोटी सी बात बस मैं और बता दूं, इसमें जुड़ जाएगा तो आप कहेंगे हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियस में कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जरा सा, वो बात मैं आपसे कहता हूं, बस वही एक पॉइंट बाकी है, बाकी आप लोग सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए मान लीजिए
मैं सेकंड पीरियड में जाता हूं। कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कौन सा है? फ्लोरीन, और लास्ट में कौन है? नियान। यही है। तो एटॉमिक नंबर हम जानते ही हैं सबका। 3 होता है यहाँ पर, ये 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जब हमारा ये कौन सा है? सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड हमारा है, और हम यही कंक्लूजन ड्रा किए हैं कि जैसे जैसे हम किसी पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में नंबर ऑफ सेल सेम हो जाती है, और जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाएगी तो किस पे डिपेंड करेगी? साइज, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। और कहा गया जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लगातार साइज छोटी होती जाएगी। इसलिए हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अलोंग द पीरियड क्या होता है? साइज यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है, साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये बात हमने कहा था आपसे, डिक्रीज होती चली जाती है, ऐसा कहा गया था। ये सही भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम छोटी सी है, वो सुन लीजिए आप लोग। जो लास्ट मेंबर है, जो आप जानते हैं हर पीरियड में एक नोबल गैस होती है। या सेकंड पीरियड में कौन होगा? नियान होगा। थर्ड में कौन सा होगा? आप जानते हैं आर्गन हो जाएगा। अगली कहानी क्रिप्टन हो जाएगा, जेनन हो जाएगा, और रेडन हो जाएगा। यानी हर पीरियड का अंतिम एलिमेंट कौन होता है? नोबल गैस होती है। ठीक, ये जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से नियान की साइज तो भाई सबसे छोटी होनी चाहिए ना। देखिए साइज यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे साइज सब छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइज छोटी ना होके बड़ी हो जाती है। ठीक है ना? यही एक पॉइंट आप जोड़ लीजिए, इसका मैं आंसर बताने जा रहा हूं। ठीक, ये बात हम लोग समझे हैं कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर लगातार साइज जो होती है घटती जाती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, लेकिन लास्ट मेंबर जो है, जहां पे साइज स्मॉलेस्ट होनी चाहिए वहां पे बढ़ जाती है, लार्ज जाती है। यानी फ्लोरीन रूल ये कहता है कि फ्लोरीन के कंपैरिजन में नियान की साइज छोटी होनी चाहिए ना, यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए नियान की साइज जो क्या होनी चाहिए? यहाँ पे छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। होता क्या है कि फ्लोरीन के तुलना में नियान की साइज बड़ी हो जाती है, और ये बात हर पीरियड में लागू होगी। जो लास्ट मेंबर, जो नॉर्मल रूल के हिसाब से जिसकी साइज होनी चाहिए थी सबसे छोटी, तो वहां पे छोटी होने की बजाय बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइज मैंने क्या कहा? यहाँ पे साइज बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, सब में बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक, तो क्यों बढ़ जाती है? हम जरा जल्दी फट से आपके बता दें, फिर आपका क्लास छोड़ते हैं। देखिए जरा साहब, इसलिए बढ़ जाती है कि बाकी सारे एटम्स में ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और ऐसे ओवरलैप करता हुआ यहाँ पे बनता है। हम थोड़ा क्लास में अगले डिक्लेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस सब में निकाली जाती है, और कोवेलेंट रेडियस क्या होती है कि 2 ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस आपका है, अगला न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो होता क्या है कि दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ होता है। हम कल और क्लियर कर पाएंगे, आज का टाइम कमी है। ये डिस्टेंस आपकी हो गई ना, मान डिस्टेंस आपकी r है, तो जो रेडियस यहाँ पे होती है, ध्यान दीजिए, रेडियस जो होती है वो क्या होती है? r/2 ये होती है। तो सारे एटम में ये बात अप्लाई होती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो नोबल गैसेज हैं, ध्यान दीजिए, नोबल गैस में क्या होता है? याद रखिएगा कि नोबल गैस में ओवरलैपिंग नहीं होती। तो वहां पे क्या, वहां ऑर्बिटल क्या है? एक ऑर्बिटल आपका यहाँ पर है तो दूसरा जो है उसको ओवरलैप नहीं करता, ऐसे होता है। एक का न्यूक्लियस आपका यहाँ पे है तो अगले का न्यूक्लियस यहाँ पर है। ये मान लिया आपका N1 है, ये आपका N2 है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जब ओवरलैपिंग होगी ही नहीं तो वहां पे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? वहां पे दिख रहा होगा साफ साफ आपको कि देखिए अब ये जो डिस्टेंस है बढ़ गई ना, अब तक बढ़ गई। मान इसको मैं अगर मैं r' कहूं तो अब यहाँ जो रेडियस होती है, ध्यान दीजिएगा, जो नोबल गैस होती हैं, देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है, एक में दूसरा ऐसे घुसा हुआ है। देखिए जैसे इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं, ऐसे घुस गया, अंदर चढ़ गया, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो बाकी सारे एटम में ऐसे ओवरलैपिंग होती है, कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, लेकिन नोबल गैस में ओवरलैपिंग होती नहीं है। देखिए देखिए अलग अलग है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीटली अरेंज्ड होते हैं। बहुत करेंगे टच कर सकते हैं, मान ली 2 हथेली, ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं कहूं ऐसे घुस गई, अब देखिए साइज क्या हथेली की है, अगली बार खाली टच कर रही, देखिए साइज बढ़ गई।
तो यहाँ पे खाली देखो इसे बस टच कर रही है ना। और इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस बार जो रेडियस होगी, ध्यान दीजिएगा, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि r'/2 होगी। और हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि r की वैल्यू छोटी है। देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग ऐसे हो गया, ओवरलैपिंग हो गई है, ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई है। और असल में इसके रेडियस को हम लोग वान डेर वाल रेडियस कहते हैं, जिस पर हम बात आपसे कल करेंगे। वान डेर वाल्स रेडियस होती है। तो हमने एक अभी प्रॉब्लम उठाया, वो प्रॉब्लम को थोड़ा मैंने जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया है, कल मैं डिटेल कर दूंगा। वो क्या है कि जो लास्ट मेंबर है पीरियड में, जो नियमतः साइज में सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन वो साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, बड़ा क्यों हो जाता है तो मैंने जल्दी से बताने का प्रयास किया है, लेकिन अभी इसको हम और प्रैक्टिस कर लेंगे और कल के क्लास में हम ढंग से आपको डिफरेंट टाइप जो रेडियाई बताएंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आप लोग के समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज क्लास हम यहीं पर रोकते हैं और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छा परफॉर्म